हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम है। आज अपन बात करने जा रहे हैं वही क्लिनिकल केस में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ब्लड ट्रांसफ्यूजन नाम के टॉपिक की। टॉपिक का नाम रहने वाला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, इसके अंदर हम डोनेशन से लेके एक दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ्यूज करने के बाद तक क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या क्राइटेरिया आएगा, वो सभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें डील आउट करने वाले हैं। ओके, हम एक चीज़ देखते हैं आईवी इन्फ्यूज़न, वो भी आईवी इंट्रावेनस ली जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को ट्रांसफ्यूज क्यों कहा जाता है? इसको ट्रांसफ्यूज इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसफ्यूज का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, एक से दूसरी जगह। तो ब्लड क्या होता है, एक पर्सन तो डोनेट करेगा और दूसरा पर्सन रिसीव करेगा, ठीक है, जिस कारण से कहा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, इसके अंदर हम ब्लड को या फिर ब्लड के कंपोनेंट्स को भी हम डोनेट कर सकते हैं या ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सिर्फ किसी के अंदर अगर क्लोटिंग फैक्टर की कमी है तो क्लोटिंग फैक्टर को भी हम कर सकते हैं ट्रांसफ्यूज। किसी भाई के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है तो हम प्लेटलेट्स को भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूरे को ब्लड के कंपोनेंट को क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा, सीरम और ब्लड सेल, इन सब को मिला के क्या कहा जाता है, होल ब्लड। ठीक है, होल ब्लड में क्या आता है, एक तो प्लाज्मा आता है, एक ब्लड सेल। ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में क्या आता है, सीरम, ठीक है, और क्लोटिंग फैक्टर। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या कहते हैं अपन, होल ब्लड। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं वो कौन कौन सी कंडीशन में हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला आगे इंडिकेशन, मतलब कब कब कर सकते हैं। किसी पर्सन के अंदर ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग भी कौन सी, सीवियर। ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग किसी के अंदर अगर हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। मतलब कि किसी के आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अगला टॉपिक, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब क्या होता है कि मतलब कि वॉल्यूम कम था, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, पेशेंट शॉक में चला गया, ब्लड सेल्स को, टिश्यू को बराबर फ्लूइड ऑक्सीजन नहीं मिली। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है, किससे, ब्लीडिंग से। किसी पर्सन के अंदर एनीमिया है, एनीमिया क्या कहते हैं हम, लैक ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी है तो सिर्फ अपन क्या पीआरबीसी भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। मेजर सर्जरी रिलेटेड है, अपन को मालूम है बड़ी सर्जरी करना है तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, तो पहले ही अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें ताकि पेशेंट किस में न जाए, हाइपोवोलेमिक शॉक में न जाए। डेंगू के अंदर आप लोगों ने सुना होगा किसको ट्रांसफ्यूज करते हैं, प्लेटलेट्स को। कैंसर सेल में किसको करते हैं, डब्ल्यूबीसी को। क्यों, कैंसर सेल में हम रेडियोथेरेपी को, पेशेंट को रेडियोथेरेपी देते हैं। रेडियोथेरेपी क्या करती है, बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, एबनॉर्मल जो ग्रोथ कर रही है, उसके साथ साथ वो डब्ल्यूबीसी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस कारण हम क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है, एक फेगोसाइटिक सेल है। फेगोसाइटिक सेल बोले तो सोल्जर सेल, जो हमारी बॉडी की रक्षा करती है। उसके बाद कंडीशन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कंडीशन है जिसमें क्लोटिंग फैक्टर की कमी होती है और ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट या फिर क्लोटिंग फैक्टर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। फिर उसके बाद में आता है अगली कंडीशन, बर्न में भी हाइपोवोलेमिक शॉक की ही कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। एक कंडीशन निकल के आ रही है सीकेडी की फुल फॉर्म क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं, याद रखना कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी में क्या ब्लड सेल है, आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोपोइसिस। इस इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाने के लिए बोन मेरो के पास एक हार्मोन आता है जिसका नाम रहता है इरिथ्रोपोइटिन। ये इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से, ये हमारी किडनी से सिक्रेट होता है। ठीक है, किडनी की ग्लोमेरुलर सेल्स है, वहाँ से ये क्या होता है, सिक्रेट होता है, और ये किसको, बोन मेरो को मैसेज देता है, ऑर्डर देता है कि आप में आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो। अब सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई तो किडनी प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगी, तो वो अपना हार्मोन भी नहीं बनाएगी, जिस कारण आरबीसी की कमी होगी और पेशेंट के अंदर एनीमिया कंडीशन होगी। ठीक है, अब
इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि कोई भी पर्सन होता है, ब्लड अपन डोनेट कर दिया, अब हाथों हाथ कोई नहीं मिलता। आजकल आपने सुना होगा कि ब्लड कैंप में या फिर ब्लड बैंक में जाकर हम ब्लड डोनेट कर देते हैं। तो ब्लड डोनेट करने के बाद में उस ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, तो उस स्टोर को वो लाइव कौन करके रखता है, मतलब कि अपन ने देखा होगा ब्लीडिंग होती है तो उसका जेली टाइप में क्लोटिंग बन जाती है, लेकिन ब्लड बैंक में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें होता है ब्लड प्रिजर्वेटिव। क्या होता है? ब्लड प्रिजर्वेटिव। ये दो होते हैं बेसिकली। कितने होते हैं? दो। पहला होता है CPDA और दूसरा होता है सगम। ठीक है, CPDA का मतलब सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोन एडेनिन, सगम का मतलब सेलाइन ग्लूकोज और मैनिटोन। CPDA अगर आपने डाला है किसमें? ब्लड बैंक में आपने CPDA डाला है तो आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हो? आप 35 डेज तक आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, किसको? ब्लड को। अगर आपने सगम सेलाइन प्लस ग्लूकोज प्लस मैनिटोल 3 प्रिजर्वेटिव डाले हैं तो आप ब्लड को कब तक स्टोर कर सकते हो? आप 42 डेज तक आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, ब्लड बैंक में ब्लड मेनली बेसिकली 35 डेज तक ये क्या रहता है? स्टोर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, सिट्रेट की बताई दी। सिट्रेट, P फॉर फॉस्फेट, D फॉर डेक्सट्रोज, A फॉर एडिनिन, S फॉर सेलाइन, G फॉर ग्लूकोज, M फॉर मैनिटोल। अब ये जो चीज एलिमेंट्स हैं इनका काम क्या है वो भी देख लेते हैं। सिट्रेट और फॉस्फेट ये क्या करते हैं? प्रिवेंट ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन बोले तो ब्लड को क्लोटिंग। तो ब्लड को क्लोट होने से कौन बचाता है? सिट्रेट और फॉस्फेट। उसके बाद में आता है D फॉर डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज ग्लूकोज है, तो ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोडक्ट देता है किसको? RBC को। ठीक है, A फॉर एडिनिन। एडिनिन क्या करता है? RBC की लाइफ को बढ़ाता है। ओके, सेलाइन, सेलाइन का भी वही काम है जो सिट्रेट फॉस्फेट का था। क्या करा? प्रिवेंट कोएगुलेशन, कोएगुलेशन से बचाया। उसके बाद में हमने बात की ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या करेगा? ग्लूकोज का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसको? RBC को। M फॉर मैनिटोल। मैनिटोल क्या करता है? वही RBC की लाइफ को बढ़ाता है। ये क्या करता है? हीमोलाइसिस से बचाता है, मतलब ये RBC को टूटने से बचाता है। कैसे? बाय मेंटेनिंग ओस्मोलार प्रेशर। ठीक है, ओस्मोलार प्रेशर को मेंटेन करके। ओके, ये थे ब्लड के प्रिजर्वेटिव। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लड डोनर, मतलब ब्लड को डोनेट कौन करता है, कौन कौन से मतलब कि किस तरीके से पेशेंट ने ब्लड को डोनेट किया तो अपन क्या नाम देंगे। सबसे पहला निकल के आ रहा है डेजिग्नेटेड डोनर। डेजिग्नेटेड डोनर का मतलब होता है, ये मोस्ट कॉमनली यही देखे जाते हैं, मतलब सेल्फ मोटिवेट होते हैं। ठीक है, किसी को ब्लड चाहिए तो वो खुद अपनी इच्छा से बताए कि हाँ ये फला ग्रुप का है, तो हाँ मेरा इस ग्रुप का है तो मुझे ये डोनेट करना है। ठीक है, ब्लड कैंप लगा, कैंपों में आजकल ये सबसे ज़्यादा यही देखे जाते हैं। ठीक, दूसरा आता है ऑटोलोगस डोनर। ऑटो का मतलब खुद, लोगस मतलब बॉडी, तो खुद की बॉडी के लिए खुद के ब्लड को डोनेट करना ऑटोलोगस। ठीक है, ये जो है मतलब कि कब करते हैं अपन? सेल्फ डोनेटिंग हो गया। ब्लड डोनेट प्रायर 5 डे टू सर्जरी। कोई बड़ी सर्जरी होने वाली है जिसके अंदर हमें लगता है कि पेशेंट का या फिर इसमें ये होता है कि मतलब कि पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है अपन को मिल गया, अब वो रेयरली है, ब्लड बैंक में भी मौजूद नहीं है, आसपास के ब्लड बैंक में भी मौजूद नहीं है, तो अब उस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो उस कंडीशन में हमें यही इसी पर्सन का ब्लड क्या ले लेना? पहले ही ले लेना है। ठीक है, लेकिन इसमें अंदर कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? HB 13 से 14 ग्राम परसेंटेज होना चाहिए। कितना? 13 से 14 ग्राम परसेंटेज होना चाहिए। उसके बाद में ये वही बात अपन ने जो की है, इट इज़ यूज फॉर रेयर ब्लड ग्रुप वेयर डोनर इज़ नॉट अवेलेबल। रेयर ब्लड ग्रुप है जहाँ पर अपन को डोनर नहीं मिल पाता, उन कंडीशनों में हम क्या करते हैं? इन चीज़ों, इस ब्लड ग्रुप का, इस ब्लड डोनर टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है ब्लड डोनर टाइप, थर्ड कुछ इस प्रकार है जिसका नाम है ब्लड साल्वेज। क्या है? ब्लड साल्वेज। साल्वेज का मतलब होता है केविटी। ठीक है, तो इस टाइप के ब्लड डोनर का यूज कब किया जाता है?
जब हम मेजर सर्जरी करने वाले हैं, मेजर कैविटी, बड़ी कैविटी की सर्जरी करने वाले हैं, तब इसका यूज़ में लिया जाता है। अपन को मालूम है बड़ी सर्जरी करेंगे तो ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। अब वो ब्लड लॉस ना हो तो उसको फ़िल्टर मशीन में लगा के फ़िल्टर करके वापस उसी को डोनेट कर देते हैं। ठीक है। अब अगला जो है अपने एक दे रखा है कि ब्लड स्टोरेज टेम्परेचर। हम ब्लड को स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर कर सकते हैं, तो उसका जो है टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन दे भी रखा है आपको कि CHO में है। CHO नहीं, ये नॉर्थ सेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में कि कई एग्ज़ामों के अंदर ये आया हुआ है कि ब्लड को अपन स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर करते हैं, तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में डोनर के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। डोनर की एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 60 साल होनी चाहिए। डोनर का वेट कितना होना चाहिए, डोनर का वेट होना चाहिए 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए। HB कितने से ज़्यादा, 12.5 ग्राम से HB ज़्यादा होना चाहिए। कुछ कंडीशन आती है डिजीज, उनके पेशेंट के अंदर असमंजस की स्थिति रहती है, कन्फ्यूजन की सी स्थिति रहती है कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो वो सारी अपन डील करते हैं कि कौन कौन सी। डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस के 2 पेशेंट होते हैं, एक तो जो इंसुलिन लेता है वो, और एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो मेडिसिन लेता है वो। ठीक है। एक तो इंजेक्शन की फॉर्म में ले रहा है, एक टेबलेट की फॉर्म में मेडिसिन ले रहा है, उसको बोलते हैं अपन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इंजेक्शन की फॉर्म में इंसुलिन लेता है। तो अगर पेशेंट OHA पे है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे है, तो वो डोनेट कर सकता है। यही बात अगर किसकी रही, अगर पेशेंट इंसुलिन की थेरेपी पर है तो वो डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है। फिर उसके बाद में HIV वाला पेशेंट, आपको मालूम अगर ब्लड कर दिया तो जो रिसीवर है उसके भी HIV हो जाएगा। हेपेटाइटिस वाला भी यही कंडीशन है, तो HIV और हेपेटाइटिस वाला डोनेट नहीं कर सकता। मलेरिया वाला 3 मंथ तक नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में कोई सिफिलिस का पेशेंट है, ये भी नहीं कर सकता। जेनेटल अल्सर वाला पेशेंट है, वो भी नहीं कर सकता। कैंसर का पेशेंट है, वो भी नहीं कर सकता। अस्थमा का पेशेंट है। अस्थमा का पेशेंट बेसिकली इससे रिलेटेड है कि अस्थमा वाले पेशेंट को और जो एयरवे है वो नैरो रहता है, जिस कारण उसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। वो ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, RBC। अब आप RBC ही ट्रांसफ्यूज कर दोगे तो इस पर्सन की ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, जिस कारण अस्थमा वाले के अंदर से अपन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं, ब्लड ले लेते हैं। उसके बाद में आता है वायरल इन्फेक्शन हो गया किसी के, वो नहीं। लीवर डिजीज़ और CKD का पेशेंट हो तो भी नहीं लेते हैं। टैटू पर्सन, मतलब किसी पर्सन ने अपने हाथों पर टैटू कुछ नाम वगैरह बनवा रखा है, तब भी नहीं लेना है। ठीक है। अब वो क्या होता है, उसकी नीडल वगैरह चेंज अगर नहीं की हो, ठीक है, अगर हर केस में हर पर्सन के पर्टिकुलर में नीडल चेक कर रहे हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, नीडल चेंज नहीं हो रही है, अपन को क्या मालूम उसने कब किया था कब नहीं किया था, इस कारण क्या है तो टैटू पर्सन का अपन ट्रांसफ्यूज नहीं करते। उसके बाद आता है डिलीवरी के 1 साल बाद में कोई महिला ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकती है। ठीक है। 1 year आफ्टर डिलीवरी फीमेल कैन डोनेट ब्लड। लैक्टेशन मदर भी ब्लड को डोनेट नहीं कर सकती। सर्जरी, आप सर्जरी के 6 महीने बाद आप डोनेट करवा सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार की वैक्सीन लिए तो 15 से 20 दिन अपन बेसिकली देख के चलते हैं कि 15 से 20 दिन बाद आपको, या फिर 15 से 30 दिन बाद आपको डोनेट करना है। ठीक है। एक बार ब्लड डोनेट कर दिया आपने तो अगला डोनेट आप 3 महीने के बाद में ही कर सकते हो। IV ड्रग यूजर कैन नॉट डोनेट ब्लड। जो IV वाले वही हैं कि ये नीडल चेंज नहीं करते हैं, क्या पता किसी के कौन सा ब्लड का इन्फेक्शन हो, तो वे लोग भी क्या करते हैं, ब्लड को डोनेट नहीं करते हैं। ठीक है। अब अपन बात करें कि होल ब्लड में क्या होता है। होल ब्लड कितना होता है, तो 350 ml, मतलब 350 ml होता है। इसको एक पिंट ब्लड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक पिंट ब्लड। अब ये जो 350 ml ब्लड है, इसके अंदर 300 ml तो क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, और 50 ml क्या होता है, 50 ml होता है ब्लड प्रिजर्वेटिव। ठीक है। हर 100 ml पर हमें 15 ml प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। ठीक है। एक ब्लड बैग में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना ब्लड स्टोर कर सकते हैं, तो 400 ml ब्लड स्टोर कर सकते हैं। एक पिंट ब्लड आपने देखा कितना बताया, 350 ml, तो एक पिंट फ्लूइड कितना होता है, 500 ml होता है। अब इस ब्लड के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं अपन PRBC। P का मतलब पैक रेड ब्लड सेल। PRBC आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो सबसे पहले क्रॉस मैच
चेक करो, मतलब कि आपने जो सैंपल जो मंगवाया है उसका क्राइटेरिया क्या भी लिख कर भेजना, ब्लड ग्रुप, एज, ठीक है, वो चेक करो, ब्लड ग्रुप चेक करो। पीआरबीसी कितना ट्रांसफ्यूज करते हैं, पीआरबीसी हम करते हैं 250 से 300 ml। जो क्रॉस मैच है वो कैसे चेक करेंगे अपन, क्रॉस मैच चेक करते हैं अपन बैग नंबर। अपन ने जो सैंपल भेजा था ब्लड बैंक में कि आप ये ब्लड इस फला ग्रुप का ब्लड हमें चाहिए, ठीक है, तो उस ब्लड बैग के ऊपर जो वो भेजेंगे उसके ऊपर क्रॉस में जो नंबर आते हैं उनको चेक करना है, तो अपन यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई यही है, ठीक है। अब एक चीज़ आ रही कि आईवी कैनुलाइजेशन शुड बी डन। ये आईवी कैनुलाइजेशन आपको कब डन करना है? आईवी कैनुलाइजेशन हमें जब हम ब्लड सैंपल भेज रहे हैं, कब कहाँ भेज रहे हैं, ब्लड बैंक में, तब उसी टाइम हमें कैनुलाइजेशन कर देना है, ठीक है। और कौन सा कैनुला यूज में लेना है, 18 गेज ग्रीन कलर कैनुला अपन को यूज में लेता है। अगर इमरजेंसी हो या फिर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ज़्यादा 3 से 4 यूनिट एक ही दिन में ट्रांसफ्यूज करनी हो तो हम इससे बड़े गेज का कैनुला भी यूज लें। बड़े गेज ले तो 16, 14, ठीक है, 17 गेज का। उसके बाद में अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए स्मॉल गेज का कैनुला यूज़ ले लिया, किसका, स्मॉल गेज मतलब छोटा कैनुला यूज़ ले लिया, तो क्या हो सकता है कि उसका गेज छोटा है, अगर आरबीसी का साइड बड़ा है तो हीमोलाइसिस हो सकता है, या फिर आरबीसी की जो आरबीसी है वो ब्रेक डाउन हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन करते हैं तो कितना ग्राम एचबी बढ़ता है, कितना ग्राम बढ़ता है, 1 ग्राम एचबी बढ़ता है। 1 ग्राम ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन ने किया तो कितना बढ़ा, 1 ग्राम एचबी बढ़ गया, ठीक है। अगर यही हम 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो हीमेटोक्रिट लेवल कितना बढ़ता है, हीमेटोक्रिट बढ़ता है 3% बढ़ता है। 1 यूनिट ब्लड कर दिया, दोनों समझ गए। एचबी कितना बढ़ेगा, 1 ग्राम बढ़ेगा, हीमेटोक्रिट कितना बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं अगला, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन चेक पेशेंट 20 to 30 मिनट एंड शेक स्लोली ब्लड बैग। मतलब कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं हम तो उसके स्टार्टिंग में हमें 20 से 30 मिनट हमें धीरे धीरे क्या है एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है। और जो ब्लड बैग है उसको शेक करके, ठीक है, मतलब कि अगर वो रहा हो गया तो आरबीसी वगैरह नीचे ही रह जाती है, ठीक है, तो शेक करके हमें अप्लाई करना है। फिर अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उसके 4 घंटे बाद, आफ्टर 4 आवर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड सैंपल सेंड फॉर रीचेकिंग एचबी। आपने किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है तो वो ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होने के 4 घंटे बाद आपको रीचेकिंग के लिए सैंपल भेजना है कि एचबी को आप काउंट करते हैं कितना हुआ, ठीक है। 1 यूनिट पीआरबीसी शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 2 to 4 आवर। आपको 1 यूनिट पीआरबीसी या फिर 1 यूनिट होल ब्लड आपको ट्रांसफ्यूजन करना है तो वो 2 से 4 घंटों के बीच में करना है, ठीक है। अगर आपने 4 घंटे से ज़्यादा का समय ले लिया, इफ़ 4 आवर से ज़्यादा का ले लिया, तब पेशेंट के सेप्टिसीमिया हो सकता है, ठीक है। और यही बात करें अगर हम 2 घंटे से पहले ट्रांसफ्यूज कर देते हैं किसी भी पर्सन को तो उसके अंदर हाइपरवोलेमिया हो सकता है, ठीक है, ये होगी बात। फिर हम बात करते हैं डेंगू पेशेंट है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आरबीसी को क्यों एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्लूइड दे रहे हैं क्यों देंगे कि हीमोडाइल्यूशन हो जाए। अगर डेंगू पेशेंट को हम फ्लूइड नहीं देंगे तो आरबीसी ज़्यादा है तो क्लॉट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जनरली कहाँ तक, कब, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर हम स्टोर करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक हम इसको -20 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर कर सकते हैं। एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या होता है, तो इसके अंदर तो है कोएगुलेटिंग या फिर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकना। तो एफएफपी का पर्पज़ क्या होगा, टू स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब कि एफएफपी कब लगाएंगे, किसी भी पर्सन को ब्लीडिंग होने लग गई तो उसको एफएफपी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर यूज़ में ली जाती है, या फिर जिस पर्सन के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो उसमें। फिर हम बात करें एफएफपी की वॉल्यूम मात्रा कितनी होती है, तो इसकी मात्रा होती है 200 to 250 ml, 200 से 250 ml होती है। टाइम 15 से 30 मिनट के अंदर ये ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं क्या, एफएफपी को हम कितनी देर,
15 से 30 मिनट में हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमें क्रॉस मैच चेक करना है, ठीक है, और वही कितना 2 से 4 यूनिट शुड भी ट्रांसफ्यूजन, एक दिन के अंदर हमें 2 से 4 यूनिट हम कर सकते हैं। उसके बाद में बताएं क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट भी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन ये सिंगल दो ही क्लोटिंग फैक्टर है। एक तो होता है फिब्रिनोजन जो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है, एक होता है क्लोटिंग फैक्टर 8, ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट भी क्लोटिंग फैक्टर है, लेकिन ये कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है, ये है बेसिकली कौन, दो, एक तो फिब्रिनोजन है और एक है क्लोटिंग फैक्टर 8, ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट का भी यूज़ कब करेंगे अपन, हीमोफीलिया पेशेंट के अंदर करेंगे, ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट भी हम अगर एडमिशन कर रहे हैं तो वो 15 से 30 मिनट में एडमिनिस्ट्रेड हो जाता है, ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट को भी स्टोर हम कब से कब तक कर सकते हैं, -20 डिग्री सेल्सियस पर 1 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। किसकी, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होता है एसडीपी, एक होता है आरडीपी। एसडीपी बोले तो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, आरडीपी बोले तो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। सिंगल डोनर प्लेटलेट का मतलब कि जो बंदा रिसीव कर रहा है किसको, प्लेटलेट्स को, उसका और डोनेट करने वाले का ब्लड ग्रुप एक ही है तो उसको बोलेंगे सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। अगर किसी भी पर्सन है, जैसे बी पॉजिटिव का पर्सन है तो ए पॉजिटिव वाले से प्लेटलेट्स ले ली, वो ट्रांसफर कर दी, तो वो होगी रैंडम डोनर। मतलब कि रिसीव करने वाले का और डोनेट करने वाले का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो तो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, अगर रिसीव करने वाले का और डोनेट करने वाले का ब्लड ग्रुप सेम है तो सिंगल डोनर प्लेटलेट। तो सिंगल डोनर प्लेटलेट मोर इफेक्टिव और आरडीपी कम इफेक्टिव होती है, ठीक है। एक एसडीपी कितने के बराबर होती है, 5 आरडीपी के बराबर। ये क्राइटेरिया इस तरीके से हैं कि आप एसडीपी अगर आपने लगा रहे हो तो वो 10 से 15,000 प्लेटलेट्स बढ़ा देती हैं, और जो आरडीपी आपने लगाई है तो वो 2 से 3,000 बढ़ाती है एक आरडीपी, ठीक है। इस कारण एक एसडीपी कितनी 5 आरडीपी के बराबर होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, इफ़ ट्रांसफ्यूज 1 एसडीपी इट इंक्रीज 10 to 15,000, वही 10 से 15,000 की प्लेटलेट्स को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है एक यूनिट एसडीपी। वहीं एक यूनिट आरडीपी अगर अपन ने लगाई है तो वो 2 से 3,000 प्लेटलेट्स को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। अब आपने पढ़ा था क्रायोप्रेसिपिटेट या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पीआरपीजी, ये चीज़ आप कर रहे हो तो आप ब्लड सैंपल 2-4 घंटे बाद में भेज रहे थे, लेकिन आपने पेशेंट को क्या लगा दी, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज की है, तब क्रॉस चेकिंग के लिए, रीचेकिंग के लिए आपको 24 घंटे बाद में सैंपल भेजना है, ठीक है। एसडीपी आपको स्लोली डोनेट करना है, ठीक है, धीरे धीरे मतलब करना है। अब एक बार एसडीपी या फिर प्लेटलेट डोनेट किया आपने तो 15 दिन का गैप होना चाहिए। ब्लड का तो कितना था, पीआरपीसी का 3 महीने का, लेकिन प्लेटलेट्स का कितना होता है, मेनली 15 दिन का। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं अपन, डेंगू में करते हैं, आपने सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। अब एक लाइन देखिए कि डू नॉट वार्म ब्लड ऑन हीटर और डायरेक्ट ऑन फायर। आज जो अपन जो ब्लड बैंक से अपन ब्लड बैग लेके आते हैं तो उसमें ब्लड बैग क्या होता है, ठंडा होता है, तब हमें उस कंडीशन में हीटर या फिर फायर मतलब कि कोई गर्म जगह है वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में मैसिव बोला था कि 3 से 4 यूनिट हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम ब्लड वार्मर का यूज़ कर सकते हैं, तब भी अपन को हीटर का और फायर का मतलब कि कोई गर्म चीज़ों का यूज नहीं करना है। फिर बात करते हैं अपन ब्लड बीटी सेट चैम्बर नॉन एज मर्फी चैम्बर। जो अपन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो सेट का जो चैम्बर आता है जिसमें से अपन को ड्रॉप गिरती हुई दिखती है, उसका जो चैम्बर है उसका नाम क्या होता है, मर्फी चैम्बर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्टिंग गिव स्लोली लाइक 15 ड्रॉप इन 15 मिनट। शुरुआत के 15 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, 15 ड्रॉप डालनी है, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है जिस कंडीशन में अपन को थोड़ा प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन इंक्रीज द फ्लो रेट, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपने कितनी ड्रॉप चढ़ाई, 15 ड्रॉप चढ़ाई, उसके बाद में कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लो रेट को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम कितनी कर सकते हो, तो मैक्सिमम हम 40 ड्रॉप पर मिनट कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस देखने को मिल रहा है, मतलब टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, पल्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें क्या करना है, हाथों हाथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करना है, स्टॉप कर देना। कर दिया स्टॉप। अब स्टॉप करने के बाद में जो ट्यूब थी जिससे ब्लड जा रहा था, ठीक है, तो वो ट्यूब को हमें चेंज करना है। उस चेंज के बाद में हमें स्टार्ट NS 0.9%, ठीक है। तो आपको अब ट्यूब चेंज कर, पहले तो रोक दी, रोकने के बाद ट्यूब चेंज कर दी। ट्यूब चेंज करने के बाद में हमें नॉर्मल सेलाइन 0.9% स्टार्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें वाइटल चेक करने हैं। वाइटल चेक करने के बाद में हमें डॉक्टर को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के बाद वो हमें पूछेगा कि वाइटल क्या रहे, तो वाइटल हमें वे बताने हैं। फिर वो हमें क्या क्राइटेरिया देता है, एविल एडमिनिस्टर करना है, ADR, ठीक है, एडमिनिस्टर करना है, हाइड्रोकोर्टिसोन एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। अब जो अपन ने यहाँ पर ट्यूब को चेंज किया था, उस ट्यूब को हमें लेबोरेटरी में भेज देना है। कहाँ भेज देना है, लेबोरेटरी में, ठीक है। उसके बाद में नर्स को क्या करना है, यूरिन सैंपल लेना है और उस यूरिन सैंपल को भी क्या करना है, लैब में भेज देना है, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेक कंसंट लेना है। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो पेशेंट्स के घर वालों से कंसंट लेना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही जब क्रॉस मैच करें, ठीक है, क्रॉस मैच करें तो एक नहीं 2 नर्स को क्या करना चाहिए, क्रॉस मैच से करना चाहिए ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। ये था ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने पूरी डिटेल पढ़ ली कि अपन कैसे ट्रांसफ्यूजन करना है। उसके बाद में हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, ठीक है।